हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, वाइब्रेशन वाले, ऑसिलेशन वाले, एसएचएम वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे पहुंच चुके हैं। देखो जरा सवाल यार, बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन फेज। देखो दो पेंडुलम है, ठीक है। एक पेंडुलम की जो लेंथ है वो L1 है और वो दे रखी 121 सेंटीमीटर, और दूसरा पेंडुलम है, उसकी लेंथ दे रखी है L2, मतलब 100 सेंटीमीटर। अब दोनों ने चलना स्टार्ट किया मीन पोजीशन से। अब एक साथ दोनों मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हैं। अब ये पूछा है कितने वाइब्रेशन करने के बाद शॉर्टर पेंडुलम, छोटे वाला जो पेंडुलम है, वो दोबारा से सेम फेज में आ जाएगा मीन पोजीशन, मतलब दोबारा मीन पोजीशन पे आ जाएंगे दोनों। कितने वो करने के बाद, मतलब दोनों का फेज एक जैसा होगा, दोनों मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। तो छोटे वाले पेंडुलम के टोटल वाइब्रेशन काउंट करने हैं। देखो एक बात सुनो, पहले जो पहले वाला आपके पास पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ। T1 इज इक्वल टू 2 पाई L1 बटे जी। अब दूसरे का निकाल लो टाइम पीरियड, T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 बटे जी। दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। T1 बटे T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट L1 बटे जी, बटे में 2 पाई अंडर रूट L2 बटे में जी। जी से जी कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, अंडर रूट में L1 बटे L2। चलो ठीक है। अब यहां से T1 बटे T2 की वैल्यू निकल के आ गई। L1 की वैल्यू तो है 121 बटे में L2 की है 100। अंडर रूट करोगे तो 121 का आ जाएगा 11 बटे 10। T1 बटे T2 दोनों के टाइम पीरियड का जो रेशो आ गया वो आ गया 11 बटे 10। इससे क्या पता चला? अरे इससे ही तो सारी बात पता चल रही है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 10 की मल्टीप्लाई कर लूँ 10T2, या ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर सकते हो। देखो एक बात सोचो, इसमें आपको ना, ये अगर T1 की वैल्यू यहां से कंपैरिजन करके निकाले तो ऐसे समझ लो कि T1 की वैल्यू 11 सेकंड आ गई कंपैरिजन करके। ये ऊपर वाली T1 की वैल्यू हो गई और नीचे वाली T2 की वैल्यू हो गई। T2 की वैल्यू 10 सेकंड। इसका मतलब जो पहला पेंडुलम है वो 11 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, और T2 जो है दूसरा, वो 10 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो दोबारा दोनों उसी पॉइंट पे कब आएंगे सोचो? जब दोनों का जो टाइम है वो सेम हो जाएगा, वापस से चक्कर का टाइम दोनों का मतलब सेम हो जाए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहले वाला जो पेंडुलम है वो 10 राउंड लगाएगा, तो टोटल टाइम कितना चलेगा वो, अगर वो 10 राउंड लगाए टोटल टाइम, तो इसका एक राउंड का टाइम तो है 11 सेकंड, और 10 राउंड लगाया तो 110 सेकंड में वो वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाला जो टोटल टाइम है, उतना ही टाइम में कितने राउंड लगाएगा, उतने टाइम में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लगाएगा उतने ही टाइम में, 10 सेकंड है इसका, 11 राउंड लगाएगा, तो टोटल टाइम इसका भी आ जाएगा वही 110 सेकंड। 110 सेकंड तक पहले वाला 10 राउंड लगा चुका होगा पहला पेंडुलम, और 110 सेकंड तक दूसरा पेंडुलम 11 राउंड लगा चुका होगा। ठीक है। तो पहला पेंडुलम 10 राउंड लगाने के बाद 110 सेकंड हो जाएंगे उसको, और दूसरे पेंडुलम के 11 राउंड लगाने के बाद 110 सेकंड हो जाएंगे, और वो वापस मीन पोजीशन पे ही आ जाएगा। और हमसे पूछा गया था कि जो छोटे वाला पेंडुलम है उसको कितने राउंड के बाद वापस दोनों एक ही फेज में आ जाएंगे, मतलब मीन पोजीशन पे आ जाएंगे सेम फेज में। तो इसका आंसर बैठ गया कि छोटे वाला कितने राउंड लगाएगा, 11 राउंड।
11 राउंड्स लगाने के बाद वो सेम फेज में मीन पोजीशन पे आ चुके होंगे, इसलिए इसका आंसर बैठ गया बच्चों 11। आई थिंक आप लोगों को ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन अगर हो सकता है तो ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, 10T1 सॉरी बराबर 11T2। तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे ऐसा सोचो। तो T1 की वैल्यू तो 11 रख दो और T2 की वैल्यू 10 रख दो, तभी 11 इक्वल हो सकते हैं दोनों। इसका मतलब जो पहले वाला है उसकी टाइम पीरियड तो आ गया 11 और दूसरे वाले का टाइम पीरियड आ गया 10। अब पहले वाले ने राउंड लगाए 10 और दूसरे वाले ने राउंड लगाए 11, तब जाके दोनों का जो टाइमिंग है वो सेम बनी, मतलब वे दोबारा उसी पोजीशन में आ गए। ठीक है ना, इस तरीके से कर लो। उससे भी देखो 11 आ रहा आंसर, यही हमारा आंसर होगा 11। तो इस तरीके से आप सोच समझ के कर सकते हो उसको कि वो दोबारा से उसी फेज में कब आएगा, ऐसे सोचना है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक स्प्रिंग दिया है, अगर उसको खींचा जाता है 5 सेंटीमीटर, मतलब एक्स की वैल्यू दे दी 5 सेंटीमीटर, तो उस पर फोर्स लगाना पड़ता है हमको 10 न्यूटन का। तो एफ दे दिया, एक्स दे दिया, ठीक। तो इससे एक काम कर लो, के निकाल लो। एफ बराबर होता है के एक्स, तो यहां से के की वैल्यू आ गई एफ बटे एक्स। एफ की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 5। सेंटीमीटर में है ये और वो न्यूटन में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। 10 न्यूटन बटे 5 इंटू 10 की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा, इससे इसको काट लो 200 आ गई के की वैल्यू। ये आ गया आपका 200 न्यूटन पर मीटर। ये आ गया आपका फोर्स कांस्टेंट, इसको क्या कहते थे, फोर्स कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे इस स्प्रिंग से 2 kg का मास लगा दें, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दे रखा है k और मास लगा दिया हमने m, तो इसका टाइम पीरियड बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला था हमारा 2 पाई अंडर रूट में m बटे k। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट, वही फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके, m की वैल्यू 2 kg और बटे में k की वैल्यू 200। इससे काटा 100 बचा नीचे, ये आ गया 2 पाई 1 अपॉन में अंडर रूट 100 को लिख लो 10, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बटे में 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6.28 और बटे में 10 आ गया। आंसर आ गया टाइम पीरियड का 0.628 सेकेंड। यही हमारा आंसर है बच्चों, तो 0.628 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बैठ गया डी। आसान सा सवाल था, बस आपको सोचना था क्या दिया है, क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब आप लोगों के क्वेश्चन में कल से बढ़ाने जा रहा हूं, फिर वापस से अपना 5-5 क्वेश्चन ही किया करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम मिक्स क्वेश्चन किया करेंगे, कभी एनसीईआरटी के, कभी जो है 12th के बोर्ड में आए हुए, और ये कुछ मिक्स सब से क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए लगातार बस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाकी कल करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये कर दीजिएगा। चलिए बच्चों कल मिलेंगे।